हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम टू आवर सीरीज। मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं उनसे पढ़ाऊंगा। और आज हम फिजिक्स का अगेन आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने आ चुके हैं। ये है पार्ट 2। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, डेप्थ और हाइट से हम देखेंगे, केपलर्स लॉज ऑफ मोशन देखेंगे, डिफ्रैक्शन देखेंगे, हिस्टेरेसिस ग्राफ देखेंगे, कैसे मेटल्स में अलग अलग हो जाता है, हुक्स लॉ देखेंगे एंड स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, लेकिन आई एश्योर यू अगर ये सीरीज आप मेरी फॉलो करते हो तो फिजिक्स में 150 प्लस आपके डेफिनेटली आएंगे। बहुत छोटी चीजें कवर कर रहे हैं लेकिन बहुत एसेंशियल चीजें हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख लेते हैं, बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर मैं डायरेक्ट आपको इसका वो दे दूं, फॉर्मूला दे दूं, तो फॉर्मूला ये है। ठीक है, अगर डेप्थ में नीचे जाओगे तो जी डैश बराबर होगा अगर डेप्थ में नीचे जा रहे हो। ठीक है, तो जी डैश मतलब डेप्थ में जो ग्रेविटी होगी वो होगा जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, एंड अगर जी मैं मानू हाइट में, अगर हाइट में ऊपर जा रहे हो तो ये होगा जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो इन फॉर्मूला को देख के आपको क्या पता चल रहा है, यहां पे 2h है एंड यहां पे खाली d है। इसका मतलब अगर डेप्थ में नीचे जाओगे तो लीनियरली वेरी करेगी ग्रेविटी, लेकिन अगर ऊपर जाओगे तो लीनियरली वेरी नहीं करेगी। तो हाइट बढ़ाते समय ग्रेविटी लीनियरली वेरी नहीं करती है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड अगर देखा जाए तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये फॉर्मूला एक और है। अब आप कहोगे भैया ये फॉर्मूला तो आपने लिखा ही नहीं, तो ये फॉर्मूला क्या है, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स एट हाइट एच है। ठीक है, इस अगर तुम्हें फोर्स पता है तो इसका मतलब एफ क्या होता है, एफ बराबर होता है एम जी। तो इसका मतलब आप जी निकाल सकते हो एफ बाय एम। तो यही चीज इन्होंने यहां करी थी। इससे इन्होंने एक और फॉर्मूला निकाला, वो था जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन कहोगे भैया ये फॉर्मूला कब यूज करें हम, और आपने हाइट का ये फॉर्मूला बताया, तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आर एंड एच कंपेरेबल हो। अगर आर और एच कंपेरेबल हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई आर और एच कंपेरेबल है ही नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है, और हाइट उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, तो फिर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। मोस्ट केसेस में यही वाला फॉर्मूला यूज करने को बोला जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें बोला जाता है सपोज रेडियस ऑफ अर्थ x है और हाइट है 2x या 1.5x, तो कंपेरेबल है, तो तब तुम ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, फॉर h बाय आर ई, जब h अपॉन आर ई बहुत 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 छोटा हो 1 से, इसका मतलब h बहुत बहुत छोटा हो आर ई से, इसका मतलब जिस हाइट में आप वेरिएशन देखना चाह रहे हो वो बहुत कम है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने यहाँ लिख के दे दिया। सिमिलरली फॉर डेप्थ आप देख सकते हो। ठीक है, और आगे चलो। Equation tells us that for small heights h above Earth's surface, value of g decreases by a factor of 1 minus 2h upon re। 1 minus 2h upon re के फैक्टर से वो कम होता रहता है। डेप्थ की अगर हम बात करेंगे तो g डैश बराबर या फिर g d, अगर डेप्थ का देख रहे हो, g 1 माइनस d अपॉन आर ई। सिंपल फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। और आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं केपलर्स लॉज ऑफ मोशन में। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर ने प्लैनेट के मोशंस के ऊपर बात करी थी और उसके 3 लॉ थे। यहां क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स क्या कहता है, या फिर नेमिंग पूछ लेंगे कि लॉ ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, लॉ ऑफ एरिया कौन सा है एंड लॉ ऑफ पीरियड कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या है, इसके बाद ही आप कर पाओगे। इस सेशन के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मैं एज एन एग्जांपल दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये क्या कहता है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसे ऑर्बिट में करता है, एलिप्टिकल अंडाकार ऑर्बिट में। ठीक है, सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्स, मतलब अगर ऐसा ऑर्बिट है तो सन या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। ठीक है, सेकेंड चीज लॉ ऑफ एरिया, इसका मतलब लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया, ये कहता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो स्वीप आउट करेगा। तो इसका मतलब एरिया स्वीप आउट निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख दिया, हाफ
आर इंटू वी डेल्टा टी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, यहां से डिराइव करते करते, डेरिवेशन आप याद ना भी करो चलेगा, सीधा ये याद रखना, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर एल अपॉन 2m, ये जो है कांस्टेंट होगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर एल अपॉन 2m, जो कि कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम मतलब एल कांस्टेंट होता है सेंट्रल फोर्स के लिए, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब इन्होंने सपोज फोकाई मान लिया था इस वाले पॉइंट पे जो कि है सन। अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करना चाहिए। आपको पता है जब सन के पास से अर्थ जाएगी तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट बहुत हाई होगा और यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो ये वाला एरिया, ये वाला पाथवे जो प्लैनेट ट्रैवल कर रहा है वो कम है, बजाय कि इस वाले पाथवे के, ये वाला पाथवे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एरिया स्वीप्ड इक्वल होना चाहिए। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ डिफरेंट है। तो अगर तुम कुल मिला के देखो तो ये वाला एरिया बराबर ये वाला एरिया होगा। ठीक है, लास्ट है लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड में क्या होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। सरल भाषा में बताए तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। ठीक है, और आगे चलो, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के। चलो डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था वो था डिफ्रैक्शन का। अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट होती है अराउंड द कॉर्नर्स और एजेस। इसका एक डायग्राम तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई है कॉर्नर्स और एजेस के अराउंड, जो बीच से जा रही थी वो बिना अनडेविएटेड सीधा निकल गई, लेकिन जो एजेस में जा रही थी, ठीक है, वो थोड़ी सी डेविएट हो गई। अगर स्लिट साइज बहुत बड़ा है तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। अगर ये वाला साइज बड़ा होगा, बिग होगा, तो इसका मतलब डिफ्रैक्शन नहीं होगा, ना के बराबर होगा। तो स्लिट साइज छोटा होना चाहिए या फिर कंपेरेबल होना चाहिए। स्मॉल होगा तो इफेक्ट सिग्निफिकेंट होगा। इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं सिंगल स्लिट में। तो यहाँ तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो क्योंकि इसके बेसिस पे तुम्हारी थ्योरी एंड बेसिक्स बनेंगे। स्लिट विड्थ तुम्हें दिख रही है बी, यहाँ पे तुम्हें एक एंगल दिख रहा है थीटा, यहाँ पे इन्होंने एक लेंस लगा रखा है, यहाँ से आई नॉट इंटेंसिटी से इनिशियल लाइट जा रही है, यहाँ पे एक स्क्रीन है और एफ यहाँ पे तुम्हें फोकल लेंथ दिख रहा है इस लेंस का, जिसपे जाके वो कन्वर्ज कर रहे हैं। वो कन्वर्जिंग पॉइंट जो है वो स्क्रीन के ऊपर तुम्हें दिख रहा है। आई थीटा को निकालना चाहे अगर तो आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। मिनिमा जो बनेगा वो बनेगा एन पाई में। ठीक है, तो एन पाई बराबर हम ये लिख सकते हैं पाई बी साइन थीटा अपॉन लेमडा। तो इसको एक फॉर्मूला जो बन के आता है वो ये है, साइन थीटा बराबर एन लेमडा अपॉन बी। ठीक है, बी को बहुत जगह बुक्स में ए भी डिनोट किया है, एफ भी डिनोट किया, जैसे डिनोट करना है करो, स्मॉल डी डिनोट करना है करो। ठीक है, इट वोंट मैटर, लेकिन ये याद रखना डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो या तो यहाँ ए कर सकते हैं या बी लिख सकते हैं, जो लिखना है लिखो। एन लेमडा अपॉन ए भी तुमने बुक्स में पढ़ा होगा, एन लेमडा अपॉन बी भी तुम यहाँ पढ़ रहे हो। सिंपल चीज है, बस ये जो है ए या बी, ये स्लिट विड्थ को डिनोट करता है। क्या है ये है स्लिट विड्थ। ठीक है, और आगे चलो थीटा बराबर एन लेमडा अपॉन बी, एन लेमडा अपॉन ए, तुम जो भी लिखना है लिख सकते हो। फ्रिंज पैटर्न की हम बात करेंगे, तो अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो आई बराबर आई नॉट है, क्योंकि अगर 0 डिग्री हुआ ये तो वो सीधा सीधा निकल जाएगी। अगर सीधा सीधा निकलेगी, कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट जो थी और फाइनल इंटेंसिटी आई जो थी वो इक्वल रह जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ ग्राफ अगर तुम बनाओगे स्क्रीन के ऊपर तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंटर में होनी चाहिए। nth मिनिमा की बात करें तो साइन थीटा बराबर एन लेमडा अपॉन बी। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। अब अनलाइक YDSC मतलब यंग्स वाला जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हेयर बोथ फ्रिंज विड्थ एंड इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। फ्रिंज विड्थ एंड इंटेंसिटी, ठीक है, फ्रिंज विड्थ एंड इंटेंसिटी बोथ डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से अगर तुम मूव अवे करोगे तो विड्थ एंड इंटेंसिटी दोनों कम होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ है लेमडा बाय बी, यहाँ है 2 लेमडा बाय बी। सिमिलरली यहाँ भी तुम्हें वही चीजें दिखेंगी, लेमडा बाय बी 2 लेमडा बाय बी से वो कम होता चला जाएगा।
आई थीटा को हम दोबारा यहाँ फॉर्मूला दिख गया तुम्हें, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है। और आगे चलो, इसके साथ तुम्हारा ये हो गया। अगर तुम्हें इसके फॉर्मूला याद है ना, फ्रिंज पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन के 99% सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तुम्हें अपना दिमाग लगाना ही नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। अभी तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए जो तुम्हें सॉल्व करने होंगे, और मैं थोड़े से तुम्हें सॉल्व करके भी बता दूंगा। अब आ जाता है डिफ्रैक्शन में, इसकी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। तुम्हें ये सब मैंने दिखा दिया, कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, अब इसकी थ्योरी तुम बीच में देख सकते हो। तो इसको पॉज करके तुम्हारे लिए थ्योरिया मैंने रख दी है, अगर तुम चाहो तो इसे देख लेना। और आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस में। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस का ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुमसे पूछ लेते हैं कभी कभार ये क्या है, ए, मार्क द फॉलोइंग हो गया, ए हो गया, ये हो गया बी, तो तुम्हें बोलेंगे व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, मार्क द फॉलोइंग, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर हम ओ से ए चलें, ओ से ए चलें, तो अगर H इंक्रीज करेंगे तो I भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब सैचुरेटेड होने लगेगा H नॉट तक, ठीक है। यहाँ H इंक्रीज करने पे I भी इंक्रीज हो रहा है। अगर A से B चलें, अगर A से B चलें तो H डिक्रीज करने पे H डिक्रीज करते करते H कितना चला गया, H 0 पे आ गया, लेकिन I रिटेन रहा, I रिटेन रहा, I 0 पे नहीं गया। तो OB को कहते हैं रिटेंटिविटी, ये बात याद रखो। OB जो है ये है रिटेंटिविटी, ये जो है ये है रिटेंटिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है रिटेंटिविटी। सिमिलरली OC जो है वो है कोअर्सिटिविटी, ठीक है। OC जो है, OC जो है वो है कोअर्सिविटी, कोअर्सिविटी। OC जो है वो है कोअर्सिविटी, ठीक है, कोअर्सिविटी। अब और आगे चलो, एरिया ऑफ लूप जो होता है, ये पूरा एरिया जो है ABCDEFA, पूरा लूप का एरिया जो है वो शो करेगा थर्मल एनर्जी या फिर हीट प्रोड्यूस्ड पर वॉल्यूम इन वन साइकिल। ये याद रखना, हीट प्रोड्यूस नहीं है खाली, हीट प्रोड्यूस्ड पर वॉल्यूम इन वन साइकिल, या कुछ बुक्स में पर साइकिल भी लिखा होता है, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस पर वॉल्यूम पर साइकिल, ये डिनोट करता है इसका एरिया, ये बात याद रखना, इसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से तुम। लास्ट में आ जाते हैं, सॉफ्ट आयरन और स्टील का क्या होता है। तो सॉफ्ट आयरन का पतला लंबा होता है, याद रखना, सॉफ्ट आयरन का थिन प्लस लॉन्ग होता है, ठीक है। एंड स्टील का थिक होता है, ये बात याद रखो, स्टील का थिक, सॉफ्ट आयरन का पतला लंबा होता है, ये बात याद रखना। क्यों? सॉफ्ट आयरन क्या होता है, वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है एंड इजीली मैग्नेटिज्म लूज भी कर देता है, बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, बहुत इजीली लूज कर देगा, तो कोअर्सिविटी भी कम है इसकी, ठीक है। रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है, रिटेंशन पावर, ठीक है, रिटेंशन पावर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए सॉफ्ट आयरन यूज होता है, क्योंकि हम चाहते हैं जैसे ही हम करंट हटा दें तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी तुरंत लूज कर दे। स्टील की बात करें तो स्टील इज डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज, एक बार स्टील को मैग्नेटाइज करते हैं तो डीमैग्नेटाइज करना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। कोर्सिविटी तुम देख सकते हो कितनी ज्यादा है इसकी, OD, ठीक है। रिटेंटिविटी क्या था, रिटेंटिविटी यहां था। इट इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए क्या यूज होता है, स्टील यूज होता है। परमानेंट मैग्नेट्स के लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील यूज होगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या यूज होगा, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और आगे चलो, अब आ जाते हैं लास्ट में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आ जाते हैं, ठीक है, एंड हुक्स लॉ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की पहले बात करते हैं। तो ये जो तुम्हें कर्व दिख रहा है, इसमें बहुत बार नीट में मार्किंग पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं, मार्किंग, ठीक है। तुम्हें बोलेंगे O to A क्या है, तुम्हें बोलेंगे A to B क्या है, या B to C क्या है, बताओ। तो तुम्हें याद रखना है, B जो है वो है यील्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस पूरे ग्राफ का है वो है B है यील्ड पॉइंट, D है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और E के बाद तो टूट ही जाएगा तो उसे कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वो A तक रहेगी, क्योंकि O to A देखोगे स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहता है, सीधा सीधा लाइन है, सीधी सीधी लाइन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद यील्ड होने लग गया, थोड़ा थोड़ा झुकने लग गया, ठीक है, उसके बाद झुकने लग गया, उसके बाद और हुआ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी सी दिखाई और फिर टूटने लग गया, फ्रैक्चर पॉइंट आ गया।
अब ग्राफ जो होता है वो सिंपल केस है मेटालिक वायर का। इंक्रीजिंग टेंशन के लिए इसको दिखाया गया है, ठीक है, सब्जेक्ट किया गया है। एक मेटालिक वायर ली जिसको इंक्रीजिंग टेंशन में दिखाया गया है। O to A क्या होता है? लीनियर कर्व है। इसका मतलब बॉडी कैन रीगेन ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग स्ट्रेस। ये है तुम्हारा PYQ, ये है तुम्हारा PYQ। तुमसे पूछेंगे कौन से पार्ट तक बॉडी इनिशियल पोजीशन या इनिशियल शेप को रीगेन कर सकती है आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस, तो तुम क्या बोलोगे? O to A, O to A। ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, यहां पे कैन रीगेन ओरिजिनल शेप और साइज, ठीक है, कैन रीगेन ओरिजिनल शेप और साइज। A to B की बात करें तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनली नहीं होता, बट द बॉडी कैन स्टिल रीगेन ओरिजिनल शेप। A to B में प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, थोड़ा सा कर्व है, लेकिन फिर भी वो रीगेन कर सकते हैं। उसके बाद से तो रीगेन होगा ही नहीं, मोल्ड होता चला जाएगा, प्लास्टिसिटी बढ़ती चली जाएगी। प्लास्टिसिटी बढ़ते 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 एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी, जब तक बढ़ेगी उसके बाद फिर वो टूट जाएगी, तो फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। याद रखना स्ट्रेस कहाँ पे है और स्ट्रेन कौन से एक्सेस में है, ठीक है। अब आ जाते हैं हुक्स लॉ में, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। हुक्स लॉ की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस। याद रखो स्मॉल डिफॉर्मेशंस पे ही हुक्स लॉ आइडियली काम करता है। स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अगर तुमसे पूछे हुक्स लॉ यहाँ पे कौन से पार्ट में काम करेगा, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्ट्रेन में, तो मतलब यही वाला पार्ट, ठीक है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्ट्रेन के, तो इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस बराबर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या हो गया? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सिंपल चीज। तो K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तुमसे अगर कल को कोई पूछे व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो तुम क्या लिखोगे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखोगे, ठीक है। SI यूनिट ऑफ K क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की SI यूनिट क्या होती है? Nm-2, या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की SI यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका अगर डायमेंशन तुमसे पूछे तो ml-1 T-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। याद रखना ml-1 T-2। इसके साथ तुम्हारी थ्योरी ये वाली खत्म हो गई। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो तुम्हारे होमवर्क है और तुम्हें वो सॉल्व करने होंगे। इन सबके आंसर्स टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएंगे, और क्वेश्चन अगर तुम सही कर पाओ तो मुझे बताना यहाँ पे कमेंट करके। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं यहीं से 150 के फिजिक्स आएगी। बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। हर दिन तुम्हें कराया जा रहा है, शाम को तुम्हें बायो कराई जा रही है, मिस मत करो। कंपलसरी अटेंडेंस है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो, तो ये रहे कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे होमवर्क है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज हो रही है डेप्थ और हाइट के साथ, डेप्थ और एल्टीट्यूड के साथ? सिंपल चीज है, ये तुम्हें आती है, तुम कर लोगे, आंसर बताना, ठीक है। सेकंड चीज, अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग स्ट्रेचेस इट बाय 1 सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच हुई? 1 सेंटीमीटर हुई अर्थ सरफेस पे। तो कितना कितना स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगी वही सेम बॉडी अगर 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ उसे प्लेस किया गया है? याद रखो रेडियस ऑफ अर्थ 6400 है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400। हाइट कितनी है? 1600। तो याद रखना कौन सा फॉर्मूला लगना है, कंपेरेबल है कि नहीं है, ठीक है। सिंपल चीज है, पॉज करो, इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताना। बाकी अगर तुम नहीं कर पाए तो टेलीग्राम में इसके आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है आज के लिए, यहाँ पे क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ इतनी है, डिफ्रैक्ट हो रहा है सिंगल स्लिट में जिसकी विड्थ इतनी है। एंगुलर पोजीशन बतानी है फर्स्ट मिनिमा की। भाई एंगुलर पोजीशन बताने का सिंपल फॉर्मूला है, तुम कर लोगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ तुम्हें दे रखी है, इंसिडेंट नॉर्मल ऑन अ स्लिट जिसकी विड्थ तुम्हें दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन भी तुम्हें दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम पूछा गया है, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन भी तुम्हें दे रखा है। वाह, विड्थ ऑफ स्लिट पूछी है, बस क्या पूछा है? विड्थ ऑफ स्लिट। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा भी तुम्हें दे रखा है, खाली विड्थ ऑफ स्लिट पूछी है, सिंपल है, निकाल लोगे तुम। यह है एक और क्वेश्चन कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ये तुम्हारा एक PYQ भी रह चुका है।
एंड लास्ट में आ जाता है यहाँ पे, ये अगेन एक PYQ है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, मेटल वायर का दिख रहा है। रीजन इन विच हुक्स लॉ इज ओबेड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट्स। तो कहां पे हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, कहां पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ और अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट्स हैं, ये चीज तुम्हें अभी अभी मैंने बताई थी, ठीक है। यही क्वेश्चन का आंसर अभी अभी मैंने तुम्हें बता भी दिया था। बस दैट्स इट फॉर टुडे। ये सारे क्वेश्चन पॉज करो, सॉल्व करके बताओ, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड हर रोज जुड़ते रहो यार। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये तुम्हारी नीट में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब मिलते हैं शाम को बायो के NCERT डायसेक्शन के लिए। ऑल द बेस्ट।